Assalamu alaikum. I am Aisha Mahmood. I welcome you all from the platform of Superior Services Academy. आज की वीडियो उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है जो कि PMS में अपीयर हो रहे हैं या फ्यूचर में अपीयर होने का इरादा रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर वकास अंजुम, जिन्होंने PMS 12 क्वालिफाई किया है और ऑल ओवर द पंजाब 26 रैंक पर एलोकेशन बनाई है। मिस्टर वकास UET लाहौर के ग्रेजुएट हैं और सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनसे उन तमाम टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो कि इनकी इस जर्नी में इनकी हेल्पफुल साबित रही हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वकास, आप कैसा फील कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अभी तो आई एम ओवरवेल्म्ड, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। ओके, तो आप सबसे पहले हमें PMS एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ बताएं। अच्छा, PMS एग्ज़ाम जो है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एग्ज़ाम है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने के 2 लेवल्स हुआ करते हैं, एक फेडरल लेवल होता है और एक प्रोविंशियल लेवल होता है। जो फेडरल लेवल का एग्ज़ाम होता है, फेडरल लेवल की ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने का जो एग्ज़ाम है उसको हम CSS कहते हैं, और जो प्रोविंशियल लेवल की ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने का एग्ज़ाम है उसको हम PMS बोलते हैं। तो ये प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी को ज्वाइन करने का एग्ज़ाम है जो मैंने अभी क्लियर किया है। सो वकास, व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड PMS एग्ज़ाम? आपको कहाँ से आइडिया आया इसका? मैं बेसिकली काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मैंने CSS और PMS दोनों दिए। एक CSS 2021 की भी मेरी अटैम्प्ट क्वालिफाई हुई थी, बट मैं उसमें लोकेट नहीं हो सका। लेकिन उसमें यह है कि जो मेरी मोटिवेशन थी वो बेसिक ये थी कि मैं हमेशा से ना सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था। तो मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सोशल एक्टिविटीज़ को फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। तो मेरी बेसिकली मोटिवेशन ये थी कि जो सोशल चेंज लाना है वो फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ गिवन मी दैट चांस टू डू सो। ओके, तो अब हम PMS की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो PMS में आप ज़रा कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में गाइड कर दें थोड़ा सा। PMS में 1200 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है जिसमें 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। 600 मार्क्स के सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से 200 मार्क्स के इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 100 मार्क्स का इंग्लिश एसे और 100 मार्क्स का प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन होता है। उसके अलावा इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ होता है, फिर इस्लामियात होता है, फिर CSS में क्योंकि करंट अफेयर्स होता है, PMS में उसकी जगह उर्दू होता है, और PMS में फिर एक होता है MCQs बेस्ड पेपर 100 मार्क्स का GK का, जनरल नॉलेज का। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिसमें से आप अपने ऑप्शनल्स चूज़ कर सकते हैं। तो वो तकरीबन हर ऑप्शनली PMS में 200 मार्क्स का होता है, तो आपको 3 ऑप्शनल चूज़ करना होता है, आपके 600 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की आपने बात की जिसमें एसे और प्रेसी एंड कंपोजिशन को बड़ा टफ समझा जाता है, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए? इसकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो है प्रैक्टिस और इस एग्ज़ाम की बेसिक एसेंस को समझना। एसए के पेपर की बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उसकी कोर्स आउटलाइन क्योंकि कोई है नहीं तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। जो PPSC के सिलेबस के अंदर भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और एग्जामिनर पेपर के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस देता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस एसए की, आउटलाइंस की, इंट्रोडक्शन की, बहुत ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस। सिमिलरली इसी तरह प्रेसी की भी, कि जो प्रेसी के पेपर में वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन जो प्रेसी का क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें कि एस्पायरेंट्स जो हैं वो वीक में 2-3 प्रेसीज लाजमी अटैम्प्ट करें। ओके, तो एसए की जो आउटलाइन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट को अगर हम देखें तो वो CSS के एसए से कम होता है, आधा घंटा हमारे पास। तो आप कितना टाइम आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पे लिया था? जो मेरा इस दफ़ा की अटैम्प्ट थी उस पर मैंने तकरीबन 30 to 33 मिनट्स लिए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, और उसके बाद एक रफ़ इंट्रोडक्शन भी लिखा था मैंने, तो मेरा 42-43 मिनट्स लगे थे। लेकिन ये अगर आप 42-43 मिनट्स सही तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो आगे आपके जो रिमेनिंग 1 आवर 20 मिनट्स हैं वो बहुत ठीक गुजर जाते हैं, क्योंकि फिर आपको सोचना नहीं, फिर आपको सिर्फ लिखना है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक दफ़ा जितना डाटा आपके पास है सारा डाटा उस पेपर पे प्रोड्यूस करके फिर आपने नीट आउटलाइन लिखनी और फिर आपने ऐसे लिखना, उससे पहले आपने ऐसे लिखना। और ये जो बहुत सुना जाता है कि एसए की लेंथ इतनी होनी चाहिए, या ये सिर्फ मिथ है या वाकई कोई एक स्पेसिफिक लेंथ रखनी है आपको एसए की? ये डिफरेंट एस्पायरेंट्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक के साथ पास हुए होते हैं। मेरे हिसाब से क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से। तो जो एसए की लेंथ है वो मतलब 1500 to 1600 कमीशन की डिमांड है, उन्होंने पेपर में मेंशन किया होता है। तो अगर आप 1500 to 1600 नहीं भी टच कर सकते, अगर आप 1200-1300 के आसपास चले जाते हैं तो आई गेस दैट इज़ अ सेफ रेंज। ऐसे मैंने बहुत कम देखा है कि जिन बच्चों का फेल होता है वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स की वजह से होता हो।
मोस्टली होता है ग्रामर, जो ग्रामर है वो ठीक नहीं होती, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग एरर्स होते हैं, या कंटेंट अच्छा नहीं होता, रिसर्च बेस्ड डाटा नहीं होता। तो कभी भी एग्जामिनर, बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको लेंथ पे फेल करे, नहीं करता एग्जामिनर, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। उर्दू के लिए जो है वो एक तो आपकी जो पुरानी मैट्रिक एफएससी की बुक्स है, बहुत बेसिक लेवल की उर्दू होती है, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। दूसरा ये एक बुक है कलीदे उर्दू की, मैंने वहाँ से तैयारी की थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। फिर जो इस्लामियत है, इस्लामिक स्टडीज़ के लिए मैंने 2 सोर्सेज यूज़ किए थे। एक करीमजाद चुगताई की बुक थी, और कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स थे, वहाँ से मैंने ऑनलाइन सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए थे। यूट्यूब पे बेतहाशा लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो कि आप सुन सकते हैं। फिर इस्लामी नज़रिया हयात है, खुर्शीद अहमद की जो बुक है, वो उसके 3 बुक्स के वॉल्यूम आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत एनालिटिकल बुक है, जो बच्चे कह लें कि उर्दू में इस्लामियत ऑप्ट करना चाहते हैं। ओके, कमिंग टू द पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में जो है वो ऑब्जेक्टिव का बड़ा रोल होता है, और बहुत ज़्यादा प्री पार्टीशन से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इसकी प्रिपरेशन को किस तरह से किया जाए? प्री पार्टीशन से ये आपकी बात ठीक है कि 7 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 4 करने होते हैं, तो उसमें से तकरीबन 4 to 5 क्वेश्चन प्री पार्टीशन से आते हैं, हिस्ट्री में से आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर है पीएमएस का, उसका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है हिस्ट्री पे। तो उसके लिए ये कि अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा एनालिटिकल बना के अटैम्प्ट करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ डालें, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस डालें, डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, इनका ज़्यादा रेफरेंस दें, और जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, उनके ऑथर्स को ज़्यादा कोट करें। जिस तरह मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज़ है, उस तरह से ट्रैक टू पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। तो आपको पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है वो किसी एक बुक से आप तैयार नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी जान मारनी पड़ेगी, अगर आपने अच्छा स्कोर उसमें लेना है। ओके, कमिंग टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का पेपर जो है वो पीएमएस में खासकर बहुत हॉरिबल समझा जाता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से फेल हो जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितना रिस्क ले लेना चाहिए इस नेगेटिव मार्किंग में? नेगेटिव मार्किंग के हवाले से बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज 1.25 कटते हैं अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो सिर्फ 1 मार्क्स आता है, तो आपको मेरे ख्याल से आपको 40 मार्क्स लेने पास होने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 32 क्वेश्चन आता है, अब आपको कोई 7-8 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, लेकिन ये वो 32 वो होने चाहिए जो जिनके बारे में आप डेड श्योर हो कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 7-8 नहीं आते तो फिर आपको मेरे ख्याल से 60 to 65 की रेंज में जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, आपको आ ही सिर्फ 10-15 रहे हैं, फिर आप जितना मर्जी रिस्क ले लें, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट हमने देखा है कि 30 से 40 की रेंज में ही फेल हो रहे होते हैं। तो आपने कभी भी 100 मार्क्स के लिए नहीं जाना, आपने बस ये देखना है कि अगर यार मेरे थोड़े गलत हो भी गए तो इतने ज़रूर हो कि मैं 40 क्रॉस कर जाऊँ। तो मैंने हमेशा 60 to 70 के दरमियान ही अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है। 70-75 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सही है। अब थोड़ी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस आपके क्या थे, और एक एस्पिरेंट को अपने ऑप्शंस यूज़ करते हुए किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए? मेरे जो ऑप्शन थे वो पॉलिटिकल साइंस था, सोशल वर्क था, और जियोलॉजी था। जो क्राइटेरिया है ऑप्शंस को चूज़ करने का, उसमें जो एस्पायरेंट्स हैं उनको 2 से 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ ये कि उनको ये देखना चाहिए कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि अगर उनकी डिग्री से रेलेवेंट कोई सब्जेक्ट है और वो अच्छा स्कोरिंग भी है तो फिर उनको वो ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पायरेंट्स। दूसरी चीज़ होती है कि उन्होंने देखना है कि उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स कॉम पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी, व्हाटसोएवर जो भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो इट शुड बी देयर चॉइस। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनको देखनी चाहिए, वो ये कि हर साल एक स्कोरिंग ट्रेंड आता है कि कौन से ऑप्शनल्स 60% से ज़्यादा स्कोर करें, किस ऑप्शनल में पासिंग रेशियो ज़्यादा है, किस ऑप्शनल की फेल होने की परसेंटेज ज़्यादा है। तो इन 3 क्राइटेरिया को देखते हुए एस्पायरेंट्स को अपने ऑप्शन चूज़ करने चाहिए, और इन्हीं के थ्रू ही मेरा ख्याल है कि आगे उनको देखना चाहिए। जिस तरह मैंने अब एक जियोलॉजी रखा था, बहुत एक नॉन ट्रेडिशनल सा मेरा ऑप्शनल है, बट मेरी जो एलोकेशन है वो मेनली जियोलॉजी की वजह से, क्योंकि मेरा उसमें बहुत अच्छा स्कोर है, तो वो मेरी डिग्री से था। अब वो नॉर्मली बच्चे नहीं रखते, तो इसमें इस तरह, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट आना ज़रूर चाहिए।
और जियोलॉजी को मैंने देखा था, जियोलॉजी वाज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, और इसमें पंजाब में टोटल मेरे ख्याल है 40-50 स्टूडेंट होते पूरे पंजाब में, तो आपके लिए वो ज़रा उसमें स्टैंड आउट करना इजी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत वाइजली ऑप्शनल चूज़ करने चाहिए। ऑप्शंस तो हमने चूज़ कर लिए, अब आप कुछ बताएं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि सिर्फ मार्क्स लेना मकसद नहीं है, हमें कुछ एक्सेप्शनल स्कोर करना है, क्योंकि पंजाब में कंपटीशन बहुत है और एलोकेशन जो है बड़ी मुश्किल से बनती है। तो आपकी क्या टेक्निक थी पेपर अटेम्प्ट करने की जिसकी वजह से आपका इतना एक्सेप्शनल स्कोर आया? अच्छा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में ये है कि आपने सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इसमें ना ज़रूरी है पेपर में, क्योंकि पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको 4 नहीं 5 सवाल करने होते हैं, लेकिन टाइम वो 3 आवर्स का ही होता है, ठीक है, और वो 20-20 मार्क्स के ही क्वेश्चन है। अब इसमें यह है कि आपने यू हैव टू वेयर अ वॉच, और आपको ना ये पता होना चाहिए कि जैसे ही 36-37 मिनट्स ख़त्म होंगे तो मुझे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। तो एक तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी, दूसरा ये पेपर अटेम्प्टिंग में आपने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, फिर हेडिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा वेल एलेबरेटेड होनी चाहिए, 2-3 लाइंस की हेडिंग हो, सेंटेंसेस की फॉर्म में हो, 1-2 वर्ड्स की ना हो, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी हेडिंग हो कि एग्जामिनर सिर्फ वो हेडिंग ही पढ़े और उसको कुछ और पढ़ना ना पड़े, फिर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करें उसके अंदर। मतलब आपने अपने पेपर को ना थोड़ा सा स्टैंड आउट करवाना है, मार्जिन लगाने हैं, नीटली आपने लिखना है, आपने मार्कर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, तो आपने अपने पेपर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। और पीएमएस में क्योंकि ये है कि एक थोड़ा सा क्राइटेरिया समझा जाता है कि लेंथ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो हमने कोशिश करनी है कि सीएसएस में तो हम कहते हैं कि 5 to 6 पेजेस हो, लेकिन पीएमएस में आप कोशिश करें कि आप मिनिमम 7 to 8 के टारगेट को टच करें अगर हो सके। मैंने वैसे इस दफ़ा तो मेरी क्योंकि अल्टीमेट अटैम्प्ट थी तो मैंने तो बहुत ही लिखा, मैं इसमें 10 पेजेस तक गया हूँ, तो अगर आप 8 पेजेस तक भी जाते हैं तो दैट इज़ गुड। बट हाँ, आपने इसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये करने के बाद फिर आपने एक और जो बच्चे काम करते हैं वो ये कि बच्चे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लिख देते हैं, लेकिन 4th और 5th क्वेश्चन में उनकी लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसका बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन की लेंथ है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट क्वेश्चन 8 पेजेस का है तो आपका लास्ट क्वेश्चन भी 8 पेजेस का हो, इस तरह से आपने टाइम मैनेज करना है। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन 6 पेजेस का है तो लास्ट भी 6 का हो, फर्स्ट 10 का है तो लास्ट भी 10 का, मतलब वो कॉन्टीन्यूटी, एक कोहेरेंस डेवलप होनी चाहिए पेपर में, ताकि एग्जामिनर को ये फील जाए कि आपको पता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट आती है। सही हो गया। अच्छा, तो आप जो है पीसीबी एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली अगर बात करें पीएमएस में, तो आप मेंटोर्स के रोल को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं और आपके क्या मेंटोर्स रहे हैं इसमें? मेंटोर्स के रोल को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मेंटोर्स बेसिकली क्योंकि ये एग्ज़ाम में तैयारी तो आपने खुद ही करनी होती है, लेकिन आपको जो रास्ता दिखाना है जिन लोगों ने, वो आपके मेंटोर्स ही होते हैं। तो मेरे काफ़ी मेंटोर्स रहे हैं, लेकिन अबव ऑल उनमें सबसे ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग और मेरे मतलब कह लें कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मेंटोर हैं वो डॉक्टर उमर फ़ारूक हैं, वो रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की है मेरी हर स्टेज पे, मुझे जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी तब टिल द एंड, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़ुद भी खुश थे मेरी एलोकेशन पे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम लगाया हुआ था मेरे पे, तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। ओके, वकास आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर है, एक्सेप्शनल स्कोर है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी इंटरव्यू को टैकल करने की? इस दफ़ा इंटरव्यू को टैकल करने की जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो मैं प्रीवियसली जब मेरा इंटरव्यू हुआ था सीएसएस का, तो उसमें मुझे शायद फील हुआ कि मैं थोड़ा सा अपने नर्व्स पे शायद कंट्रोल नहीं कर सका, और मेरी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत एजर्टिव पर्सनैलिटी के साथ, बहुत डिटर्मिन्ड और बहुत करेजियस मोटिव के साथ जाऊं इंटरव्यू रूम में और पैनल को एंगेज करने की कोशिश करूं, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट। पैनल को मैंने एंगेज किया है, पैनल ने लकीली मुझसे क्वेश्चंस भी उसी तरह के पूछे जो मेरा फोर्टे था, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो मैंने इस दफ़ा पैनल के साथ जो है वो अपनी क्योंकि मैं नॉर्मल ज़िंदगी में इसी तरह का ही हूँ, तो बस एक वो चीज़ मुझे इंटरव्यू में लाना मिसिंग थी, बट उसके ऊपर येट अगेन मेरे मेंटोर ने काफ़ी काम किया, उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस करवाई इस चीज़ की। तो यही एक चीज़ थी जो मुझे इस दफ़ा लेगी है। नॉलेज बेस नो डाउट इंपॉर्टेंट होती है, बट आपने अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ड्रॉप भी करना है तो वो कैसे करना है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंटरव्यू के बेसिक एथिक्स और कुछ कह लें कि टेक्निक्स होती है कि जिसमें आप पैनल को एंगेज करते हैं अपने साथ ना इंटरव्यू में, कि वो आपके साथ डिस्कशन करें। तो मैंने इस दफ़ा ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कि मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये रिफ्लेक्ट किया कि मैं उनके साथ डिस्कशन करने ही आया, और उन्होंने भी किया है, उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया है। यानी आपका कहना है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, असर्टिवनेस होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस है, असर्टिवनेस है,
प्लस ये कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि दैट यू आर अ पोटेंशियल कैंडिडेट एंड यू शुड बी गिवन एन एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट, यू आर एलिजिबल इनफ टू हैंडल दैट असाइनमेंट। ओके, आपने अब हमसे पूछते हैं कि सुपीरियर सर्विस एकेडमी के साथ आप बहुत अरसे से आप इसका पार्ट भी रहे हैं, फैकल्टी मेंबर भी रहे हैं, तो आप सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के साथ कैसे एक्सपीरियंस है आपका? मेरा तो सुपीरियर सर्विस एकेडमी के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने अपने मेंटोर की जो क्लासेस हैं वो यहीं से लेना स्टार्ट की थी और मैं तो बिल्कुल ब्लैंक एक पेज था जब आया था यहाँ पे, तो फिर डॉक्टर उमर ने काफ़ी मुझे हेल्प किया है। वो हर स्टूडेंट को ही करते हैं, तो यहाँ के जितने भी मोस्टली साउथ पंजाब के जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर उमर से ही फैज़ याब हो के सिविल सर्वेंट्स बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा रोल है इस सारी चीज़ का मेरी सक्सेस में। तो अब आपकी थोड़ी पर्सनल बात कर लेते हैं कि आपको जब सबसे पहले किसने न्यूज़ दी कि आपकी कामयाबी की? मैं सो रहा था, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे अभी इससे पहले मेरी कस्टम्स में भी एक एलोकेशन हुई थी एज कस्टम इंस्पेक्टर, तो मुझे उसकी भी न्यूज़ उसी ने दी थी। इस दफ़ा भी न्यूज़ उसी ने ब्रेक की, तो आई वाज स्लीपिंग, उसने मुझे कॉल की कि भाई मुबारक हो। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो उसने कहा भाई आपकी एलोकेशन हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे पहले तो यकीन नहीं, मैंने उससे कहा भाई मुझे ना अपना लिस्ट भेजो। तो मैंने लिस्ट डाउनलोड की, फिर मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा और फिर क्या पढ़ के सोए थे आप? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ रात की नमाज़ पढ़ के सोया था, लेकिन ये कि इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, मैं बता नहीं सकता, अनडिस्क्राइबेबल है वो चीज़, लेकिन ये है कि आई स्टार्टेड जंपिंग। इट्स यू विद सक्सेस। आप क्या मैसेज देंगे तमाम एस्पिरेंट्स को? जो एस्पायरेंट्स अभी इस साल अपीयर हो रहे हैं उनको तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी क्योंकि पीएमएस एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आप लोगों में से जो लोग सीरियसली अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अब वो टाइम है कि आप अपनी तैयारी को चैनलाइज़ करें। आप लोगों ने पिछले 4-5 महीनों में क्या किया है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप अगले आने वाले 20 to 30 डेज़ में क्या करने वाले हैं वो चीज़ मैटर करेगी। एग्ज़ाम्स होने हैं या नहीं होने, आप उस डेडलाइन को अपने जहन में रखें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। प्लस रिटन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइंस लिखें, अपनी इवैल्यूएशंस करवाएं, मॉक्स दें, टेस्ट दें, तो जितना हो सकता है अपने रिटन प्रैक्टिस पे फोकस करें। और जो मेजर फ़िल्टर्स हैं एसए और जीके का पेपर, उन पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें ताकि आपको मज़ीद जो है वो आपकी जो मेहनत है वो रायगा ना जाए। थैंक यू सो मच वकास फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वेलकम मैम। और यकीनन उन तमाम एस्पिरेंट्स को वकास की टिप्स और ट्रिक्स से बहुत फ़ायदा हुआ होगा जो कि पीएमएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपीयर होने वाले हैं। तो मेरा उन तमाम कैंडिडेट्स को यही मशवरा है कि अपनी तैयारी को प्रॉपर स्ट्रक्चर करें, प्रॉपर मेंटोर से गाइडेंस लें, ताकि वो इधर उधर भटकने की बजाय अपना पूरी प्रिपरेशन के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ एग्ज़ाम में अपीयर हों और कामयाबियाँ समेटें। थैंक्स अ लॉट।